नमस्कार मित्रों, इंडिया एंड द वर्ल्ड के इस ताज़ा एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हैं एनसी विपिंद्र जी। नमस्ते विपिंद्र जी। अब तक जो हमारे दर्शक हैं वो विपिंद्र जी से परिचित हो चुके होंगे, हम लगातार उनके साथ शो कर रहे हैं। पर जो नए दर्शक हैं उनके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि विपिंद्र जी लगभग 2.5 से 3 दशक से पत्रकारिता में रहे हैं। उन्होंने डिफेंस और स्ट्रैटेजिक अफेयर्स कवर किया है। कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थानों के साथ काम किया। अभी यूरेशियन टाइम्स, एक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान जो है, एक मीडिया प्लेटफॉर्म जो है, उसके एग्जीक्यूटिव एडिटर यानी कार्यकारी संपादक भी हैं। इसके अलावा लॉ एंड सोसाइटी अलायंस के नाम से उन्होंने एक थिंक टैंक की स्थापना की थी जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पर काम करता है, और वह उसके फाउंडर एंड डायरेक्टर भी हैं। तो विपिंद्र जी, आज हम बात कर रहे हैं फिर से पाकिस्तान में होने वाले चुनावों के बारे में। और मैं सबसे पहले दर्शकों को बता देना चाहता हूँ, पाकिस्तान में आम चुनाव हो रहे हैं। और ये 266 सीटों पर चुनाव हो रहे हैं। और ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर 60 सीटें, वहाँ की जो संसद है जिसे नेशनल असेंबली कहा जाता है, उसमें 266 सीटें ऐसी हैं जिन पर चुनाव होते हैं। इसके अलावा करीबन 70 सीटें हैं जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के आधार पर रिजर्व रखी जाती हैं। यानी जिस पार्टी को जितने वोट मिलते हैं वो उसी हिसाब से अपने उतने नंबर नॉमिनेट कर सकती है। लेकिन ये 60, इसमें से 60 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व्ड है, 10 सीटें जो है वो माइनॉरिटीज के लिए यानी अल्पसंख्यकों के लिए। अब मैं आपको एक दिलचस्प आंकड़ा ये देता हूं कि अक्सर लोग ये बात करते हैं कि क्यों पाकिस्तान में पंजाब जो है वो बाकी के सब प्रोविंसेस पर हावी है। तो अगर आप ये देखेंगे कि ये जो 266 के करीब आपकी जो सीटें हैं, इसमें से इस्लामाबाद की कैपिटल टेरिटरी में सिर्फ 3 सीटें हैं। खैबर पख्तूनवा में 45 सीटें हैं। बलूचिस्तान, जो कि 2/3 इलाका है पाकिस्तान का, उसके पास सिर्फ 16 नेशनल असेंबली की सीटें हैं। सिंध के पास 61 सीटें हैं और पंजाब के पास 141 सीटें हैं। यानी कि आधे से भी कहीं ज्यादा, 266 सीटों में से पंजाब के पास है। दैट इज वाई पंजाब डोमिनेट्स पाकिस्तान। तो चुनाव हो रहे हैं, लगातार वायलेंस भी चल रही है। सबसे पहले हम विपिंदर जी, आप ये बताइए कि आर लोग कह रहे हैं कि फर्जी चुनाव है, पहले से फिक्स्ड है कि नवाज शरीफ बनने जा रहे हैं। इन्हीं नवाज शरीफ को पहले बाहर निकाला आर्मी ने, अब यही नवाज शरीफ इनके ब्लू आइट बॉय बन गए हैं। जो इमरान खान इनके ब्लू आइट बॉय थे वो जेल में चले गए हैं। और पीटीआई जो उनकी पार्टी थी, उसको इलेक्शन सिंबल भी नहीं दिया। और उनके जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जहां तक मैं पढ़ रहा था कि जो नवाज शरीफ के खिलाफ एक दमदार कैंडिडेट इंडिपेंडेंट के तौर पर लड़ रही थी, जिसे पीटीआई की बैकिंग थी, तो उसके खिलाफ टेररिज्म का केस दर्ज कर लिया गया कि उसने पुलिस थाने पर हमला किया था। तो ये क्या, ये जरा थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बैकग्राउंड में बताएं कि क्या मसला क्या है ये, कि कैसे ये बार बार अदला बदली होती रहती है जो है वहां पर। और ये आर्मी का क्या रोल है इसमें जो है, ये वाकई इलेक्शन हो भी रहे हैं या टोटल फर्जीवाड़ा ही है? अ, अरुणानंद जी, आपको नमस्कार। आपके दर्शकों को नमस्कार। बहुत आई मीन कल होने वाली है इलेक्शन। एक्चुअली कल की डेट है इलेक्शन का। बट आप देखिए, इलेक्शन तो ऑलमोस्ट 6 महीने पहले ही तय हो चुका था कि किसको लाना है, किसको नहीं लाना है, किसको गिराना है, किसको नहीं करना है। ये सब ऑलरेडी तय हो चुका था। इट्स ऑलरेडी द आउटकम इज अ फोरगॉन कंक्लूजन। एवरीबडी नो सपोर्टेड, जैसे आपने बताया, नवाज शरीफ, उनके पाकिस्तान मुस्लिम लीग अ, वापस सत्ता में आने वाली है। ये ऑलमोस्ट, आई मीन ऑलमोस्ट नहीं है, निश्चित है। इसमें डेफिनेटली वही आने वाले हैं, क्योंकि अब देखिए उनके खिलाफ जो इस वक्त जो मोस्ट पॉपुलर पार्टी है पाकिस्तान में, वो है इमरान खान की पार्टी, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उसको अभी वॉट एवर दे हैव डन, हमने पहले एक कार्यक्रम में भी आपके साथ इस विषय में डिस्कशन हुई थी। द पीटीए हैज बीन बैंड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग, बार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन द इलेक्शंस। इमरान खान पहले एक 3 साल का सजा हुआ था एक केस में, उसी केस में अभी 10 साल और सजा सुनाई गई है। और 14 साल की वनवास के लिए और एक केस में सजा सुनाई गई है। तो ऐसे उनको कंप्लीटली इलेक्शन में ना पार्टिसिपेट करें, उसका जो भी हो सकता है
वो सारा तरीका अभी अपनाया गया है। सी एसेंशियली जैसे बैट उनका सिंबल था, पहले उन्होंने इलेक्शन कमीशन ने उसको मतलब क्या बोलते हैं उसको, दे फ्री फ्रोज द सिंबल। उन्होंने एक लोकल कोर्ट में उन्होंने अपील करके वो वापस मिला था उसको। अगेन इलेक्शन कमीशन वेंट टू द सुप्रीम कोर्ट एंड गॉट द गॉट द सिंबल बैंड अगेन। तो ऐसे नाउ ऑल ऑफ देम आर कंटेस्टिंग, ऑल द पीटीआई कैंडिडेट्स, यानी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैंडिडेट सारे इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। अभी उनके जो कमिटेड वोटर्स हैं उनको भी नहीं पता कौन है कैंडिडेट, क्योंकि हर बंदे का अलग अलग अलग, हर कैंडिडेट का अलग अलग सिंबल है। ये वाला स्थिति है अभी। तो इसके वजह से मुझे लगता है ये कंप्लीटली मतलब मैं आई एम नॉट अ माउथ पीस और एडमायरर ऑफ इमरान खान पॉलिटिक्स वैसे, बट अदरवाइज आप देखेंगे तो इमरान खान को कंप्लीटली क्या बोलते हैं उसको, दे हैव क्रश्ड हिम लाइक एनीथिंग इन दिस पर पर्टिकुलर ऐसा कोर्ट। क्यों कर रहे हैं ये? यही वही क्योंकि वही ये इमरान खान उनके पपेट थे। पहले उसी पहले इमरान खान को आर्मी बैक कर रही थी, वहां हाँ मिलिट्री जी, बैक कर रही थी। हाँ जी, हाँ फिर जी। ऐसा क्या हो गया कि क्योंकि इलेक्शन के तो रिजल्ट आपने बता दिया कि पहले से तय है, तो उस पे तो हम क्या चर्चा करेंगे इलेक्शन के रिजल्ट के ऊपर, लेकिन जो है रिजल्ट के ये ऊपर जो, कोई चर्चा नहीं है। हाँ ये जो वहां पर पाकिस्तान में एक तरीके से जो लोकतंत्र का से मजाक हो रहा है, जो एक जो है ये, हालांकि चल तो वो 47 के बाद से ही रहा है लोकतंत्र से के साथ मजाक, पर अब ये जो ताजा वो हो रहा है पाकिस्तान में, तो ये आप क्या देखिए, कारण है कि इमरान खान, व्हाई दिस लव इज लॉस्ट बिटवीन आर्मी एंड आप ये देखिए जो है, क्यों ये एक जिल्टेड लवर्स की तरह हो गए हैं? सी पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान इज ऑलवेज हैज ऑलवेज बीन मिलिट्री ड्रिवन। आप देखिए फर्स्ट 10 years आफ्टर पाकिस्तान बिकेम इंडिपेंडेंट, तो तब एक 10 साल ही उनका जो डेमोक्रेसी है जो वो चल रहा था, वो भी it was kind of stuttering and futtering, before it could establish itself as a proper democracy. But by that time, आप देखेंगे तो it had come under military rule within 10 years, है ना। जनरल आयुब खान ensured that Pakistan doesn't remain a democracy. So तब से लेके अभी तक आप देखेंगे तो आधा समय मिलिट्री रूल रहा है, आधा समय सिविलियन गवर्नमेंट रहा है। But after post Ayub Khan, General Ayub Khan, the military has always played a very, very key role in the politics of Pakistan. The reason for that is Pakistan's army always gets the lion's share of Pakistan's budgetary allocations every year. So it is very important for the military to keep that what do you call it, the paid में जो पैसा वो वाला बात है। तो वो जो उनकी हार है काफी कॉरपोरेशंस उन्होंने बनाई हुई हैं, वो तो रियल उसका एस्टेट एक का काम बुक, भी कर रहे हैं। सिद्दीकिया का एक बुक भी है उसके ऊपर, हाउ पाकिस्तान आर्मी इज इज एसेंशियली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो ऐसा एक बुक भी है। सो द पुल्स एंड पुश बिटवीन द सिविलियन गवर्नमेंट एंड द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, they call it as the establishment, and the military is the deep state in Pakistan. So it has always been there and it will always continue to be there. And the civilian government remains in power at the pleasure of the military establishment. So that has always been the case. And जैसे आपने बताया, इमरान खान was their blue-eyed boy at one point of time, 2013 के आसपास, जब इमरान खान started becoming a big political leader, Pakistan army backed him like anything, and they ensured that all the governments that were existing at that time, PPP government, that उसके खिलाफ उसको खड़ा किया, और he became a very popular leader. And 2018 he came to power through an election. But post that, what happened was that appointments को लेके, ISI leadership appointment, Pakistan Army leadership appointment, budgetary allocations, कोर जनरल, मतलब कोर हेड करने वाले जनरल्स के अपॉइंटमेंट, इन सभी विषयों पे पाकिस्तान, इमरान खान आर्मी, आई मीन इमरान खान प्राइम मिनिस्टर एंड the army leadership has always had a troubled relationship during the course of Imran Khan's. So he became an inconvenient chap for the military. So they say they somehow got him out. They created a alliance between two Nawaz Sharif's
Pakistan Muslim League and the PPP, Pakistan People's Party, and they formed a government after the fall of the, and the entire, I mean, almost entire lot of PTI MPs were bought by the army. सो वो इनका हिस्ट्री रहा है, अभी नहीं है, ये अभी का बात नहीं है. दिस हैज ऑलवेज हैपेंड सिंस 1958 onwards. This has been the story as far as Pakistan politics is concerned. Civilian government cannot survive without the military support. The military is the deep state and it is the establishment in Pakistan. तो वो बात है, ये मुझे एक्चुअली वो याद आ रहा है. I was reading somewhere. J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings, उसमें जो मिडिल अर्थ वाला कहानी है वही है पाकिस्तान वाला कहानी. So the Lord of the Rings, he doesn't share power at all. Okay. So he actually determines who will remain in power also. That is also the condition of the Lord of the Rings. Uska influence might ebb a little bit, might come down a little bit, and he may even go into hibernation. The Pakistan army's rule might, I mean, they may even go into hibernation like what they did in the last 10 years. But eventually, the true Lord will rise again and return to power. That has been the kahani of J.R.R. Tolkien's Lord of the Rings वाली कहानी है, वही कहानी रहा है पाकिस्तान पॉलिटिक्स का. The empire will always strike back, and usually it strikes back with a vengeance. तो यही वाली कहानी अभी always चल रहा है, and इस वक्त this particular empire strikes back is on full display. And PTI, Pakistan Tehreek-e-Insaf, or Imran Khan are at the receiving end of. But ये स्थिति always रहेगा, ये भी नहीं है. नवाज शरीफ पावर में आने यही के बाद यही आपसे मैं पूछने वाला था कि आपको क्या लगता है कि वैसे जनरली ये देखने में आ रहा है कि इमरान खान की पार्टी को ग्राउंड लेवल पे अच्छा खासा सपोर्ट है, और इमरान खान को भी. तो आपको लगता है कि ये पब्लिक के प्रेशर में भी इमरान खान की जो है वापसी हो सकती है, या वो तभी होगी जब फौज चाहेगी, पाकिस्तानी फौज चाहेगी? अब देखिए, people's voice in Pakistan has no meaning at all. It is always the military which determines. They always influence things. Abhi dekhiye, I mean, you had also written a very beautiful article on the role of the Election Commission of Pakistan, how badly they are biased against Imran Khan and PTA, how they worked in cahoots with the military establishment to ensure that Imran Khan does not rise. So ये वाला स्थिति है. But let me tell you, the present day villain will not always remain a villain. He may turn a hero at some other stage. And similarly, today's hero will always not be the hero. He may turn villain at some point. So Nawaz Sharif might come back to power, but he will be at the beck and call of the army. ये वाला, I mean, नवाज शरीफ इंटेंट, आपने शुरू में ये भी बताया कि नवाज शरीफ has been talking good हाँ, मैं about India and आपसे ये all भी that. पूछना चाह रहा था कि ये बार बार बात चल रही है, और पाकिस्तान में भी कई जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं जो वो भी इस विषय में चर्चा कर रहे हैं, जिन जो रेगुलर जियो पॉलिटिक्स पर कमेंट करते हैं, क्योंकि वहाँ का मीडिया तो कुल मिला के पूरा सेंसर्ड ही है, और कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं, पाकिस्तानी मूल के हैं, लेकिन कमेंट करते हैं, और थोड़ा सा कंपैरेटिवली जो है बैलेंस्ड वे में कमेंट करते हैं, क्रिटिकल होकर थोड़ा कमेंट करते हैं. तो वो भी बड़ी उम्मीद जता रहे थे कि पाकिस्तान और भारत के संबंधों में नवाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने के बाद, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के बाद एक बड़ा बदलाव आ सकता है, और जो बातचीत नहीं हो रही है, जो ट्रेड नहीं हो रहा है, वो शुरू हो सकता है, संबंध नॉर्मलसी की तरफ बढ़ सकते हैं. तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है नवाज शरीफ के आने के बाद, या नवाज शरीफ के आने के बाद भी स्थितियां वैसे ही रहेंगी? Arunji, I will only draw your attention to and your viewers' attention to history. Abhi Nawaz Sharif will become the fourth time prime minister if he becomes prime minister now. This will be his fourth term. आपको मैं दो विषय बताता हूँ, जो हिस्ट्री बताता हूँ. When Nawaz Sharif was prime minister in the late 90s and early 2000s,
सॉरी लेट 1990s की बात है, 1908 उसके समय की बात है. What happened when Vajpayee rode a bus to Lahore? तुरंत बाद the army felt that उनका दुकान बंद हो जाएगा. They initiated the 1999 Kargil influx. उसके बाद war हो गया. Then the talks stopped. और again, almost 20 years later, what happened when Prime Minister Modi made all the peace overtures with, he was invited to the 2014 Prime Minister Modi's inaugural event also. उसके बाद क्या हुआ? And he went for a tea, undecided or unscheduled visit to a marriage party that Nawazsharif was hosting. He went and had tea and all that. All that he did. भारत की तरफ से peace overtures का कोई कमी नहीं है. We have always done that. We have always done that. But ultimately, what happened after that? You have that Pullman strike. All that happened. Uri strike and all that happened. So, अब देखिए, the Pakistan army determines what is going to be any civilian government's foreign policy, particularly towards India. So this is not going to change. मुझे नहीं लगता है कि नवाज शरीफ will become so powerful. He is coming to power this time at the arm. It's like arms being thrown by the Pakistan army in his arms ball, in his begging ball. तो ऐसी स्थिति में वो will he go against the army? Probably he would like to continue or complete his tenure at least this time as the prime minister. Okay, and one more thing is he's a Punjabi. So let us remember that. Whereas Imran Khan is a Pathan. So there are huge differences. Even in that particular aspect, which you rightly pointed out regarding why Punjab and Punjabis are always dominating Pakistan politics. So this is the tragedy of Pakistan politics, polity itself. So they have gone so, what do you call it, as under the thumb of the Pakistan military. It is not going to be possible for any civilian prime minister ever to rise against the Pakistan army and defeat its influence. Even with massive political support on the ground from the civilians of Pakistan, like what Imran Khan is enjoying at this point in time, he has not been able to do anything against the, some way or the other, they find some legal means. All of them are managed by the military. Some legal means, some electoral means, some or the other. Some cases, charges against him, they put him behind bars. I mean, what happened with Nawaz Sharif? He was also convicted in two important cases and voluntarily exiled from India, basically enabled by a court order. That is what happened with Nawaz Sharif also. And now he has come back. And again, enabled by the military through a court order. So this kind of a thing will always remain in Pakistan. No Pakistani civilian politician can ever do it. Oh, it is the core of Pakistan's polity. It is the essential core of Pakistan's polity that cannot change. So मुझे नहीं लगता है Nawaz Sharif will be able to get out of the clutches of the Pakistan military. अभी तक हमने दो प्लेयर्स की बात की है विपिंद्र जी। एक तो पीएमएल नवाज की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की, जो नवाज शरीफ की पार्टी है, और दूसरा हमने बात की है इमरान खान की पार्टी पीटीआई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। एक तीसरा बड़ा प्लेयर भी वहां पर है और वो है पीपीपी, जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जिसको अभी बिलावल भुट्टो एक तरीके से उसके इमर्जिंग फेस हैं। और वो पिछली जो सरकार थी इमरान खान को हटाने के बाद, जो पीएमएल और पीपीपी की जो जॉइंट सरकार बनी, उसके अंदर वो वहाँ के विदेश मंत्री भी थे। और काफी उन्होंने मतलब आप कह सकते हैं कि काफी विवादास्पद रहा उनका जो कार्यकाल था। इस तरीके की उन्होंने टिप्पणियां की कि जो दिखाती थी कि काफी अपरिपक्व हैं, इमेच्योर हैं, स्पेशली इंटरनेशनल रिलेशंस को लेकर और डिप्लोमेसी को लेकर। और इट वाज एंड ही वाज एक्चुअली बेसिकली एन एम्बैरेसमेंट फॉर पाकिस्तान। बहरहाल, तो अभी सिंध में खासकर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बहुत दबदबा माना जाता है। तो
इन दो प्लेयर्स के अलावा नवाज शरीफ और इमरान खान, तो आप क्या ये पॉसिबिलिटी देखते हैं कि इन डेज टू कम अगर नवाज शरीफ से मोह भंग होता है आर्मी का, पाकिस्तान मिलिट्री का, जो कि होगा ही, क्योंकि कुछ समय के बाद हर जो है सिविल डिस्पेंसेशन से उनका मोह भंग होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पाकिस्तान की राजनीति में क्या रोल प्ले कर सकती है? कैन दे बी द वंस हु कैन बी हैंडपिक्ड बाय पाकिस्तान आर्मी? क्या वो अगले पाकिस्तानी मिलिट्री के जो है या आर्मी के ब्लू आइड बॉय हो सकते हैं, बिलावल भुट्टो? और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आप क्या भूमिका देखते हैं आने वाले दिनों में पाकिस्तान की राजनीति में? क्या अरुणन जी, आप एक्चुअली व्हेन यू गेव द फैक्ट्स अबाउट द इलेक्शंस, कितना सीट है ये वाला, उसमें आपने फेडरल इलेक्शन की बात की थी, यानी कि नेशनल इलेक्शन की बात की थी। इस वक्त प्रोविजनल इलेक्शंस भी चल रहे हैं, यानी कि प्रोविंस स्टेट्स, हम्म। हमारे इंडियन लिंगो में स्टेट्स, है ना, स्टेट इलेक्शंस भी चल रहे हैं। तो उसमें अराउंड 12,695 सीट्स हैं, सॉरी कैंडिडेट्स अभी इस वक्त कंटेस्ट कर रहे हैं, वो भी हो रहा है। तो उसमें आप देखिए, नेशनल लेवल में द मिलिट्री इज साइडिंग विथ पीएमएल नवाज। तो दैट इज द, इन सम प्रोविंस, लाइक आपने बताया सिंध में उनका स्ट्रेंथ ज्यादा है। तो प्रोविंसेस में मे बी वन प्रोविंस और मे बी टू प्रोविंसेस में पीपीपी का सरकार भी बन सकता है। लाइक अर्लियर व्हेन पीपीपी वाज इन गवर्नमेंट, पंजाब had elected a PML Nawaz. So उसका बाई was the also the the equivalent of the chief minister for that particular state. तो ऐसा स्थिति हो सकता है, but will they emerge as a national as a winning party in the national politics? That is a little bit of a difficulty. But just the outgoing government was a coalition government of, in our Indian lingo, coalition government between PPP and PML नवाज। तो उनका तालमेल तो है इस वक्त दोनों पार्टीज का, क्योंकि द मिलिट्री डज नॉट वांट a very popular PTI to emerge victorious. So both these parties are enjoying the current support from the military, Pakistan military. But I mean, if there is a fallout, I mean, there are two, three possibilities. Let me just touch upon each of them. Number one, Nawaz Sharif does not get a majority, but PPP also gets a considerable number of seats. उन दोनों का again there might be a talmel government that can happen. So that is one possibility. Apart from the possibility of Nawaz Sharif getting a majority in the seat, when that happens, then PPP will have a major role to play. Probably you will find this youngster, Bilawal Bhutto Zardari, coming back as a foreign minister again. Okay, so that is why, that is also one of the things that I wanted to mention, that भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई पीस प्रोग्रेस हो सकता है, मुझे नहीं लगता है ये होने वाला है। जब तक पाकिस्तान जैसे आज है ऐसे स्थिति में रहेगा तो वो होने का संभावना है ही नहीं। तो लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। बट पीपीपी is an option for the, it is only an option for the Pakistan military. Suppose नवाज शरीफ से प्रॉब्लम हो गई है, जैसे पीटीए से किया था, ऐसे नवाज शरीफ के पार्टी को तोड़ के पीपीपी को they might bring it back. That is another scenario that can happen. So these kind of options are there. Essentially, earlier there was only two parties, major parties in Pakistan. One is PML Nawaz, and the other one was PPP of Bhutto Zardari. And 2006 May, if you remember, when the government, you know, civilian government now post Nawaz Sharif, sorry, post Musharraf, Pervez Musharraf, उस समय इन्होंने एक समझौता किया था, दोनों पार्टीज ने। दे रिलीज्ड अ जॉइंट चार्टर फॉर डेमोक्रेसी। सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस दैट इनका तालमेल चल रहा है, पाकिस्तान मिलिट्री के खिलाफ ये काम कर रहे हैं। तो लेट अस हैव अ थर्ड ऑप्शन करके ही पीटीआई बनाया था। इट वाज एसेंशियली पाकिस्तान मिलिट्रीज enterprise. PTI is essentially Pakistan military's enterprise. So that is how PTI was formed. So now Pakistan military has three options.
which they can play. They are actually juggling with the three balls that they have in their hands right now. So that is currently the situation. But let me tell you, one of the major, I mean, Pakistan is being, Pakistan's population, essentially PTI supporters, they project Imran Khan as a big victim of this particular military conspiracy and all that. But there was a huge mistake committed by Imran Khan also. If you recall, on May 9th, 2023, the PTI supporters, when there was some problem, communication problem between the two sides, the PTI supporters went and attacked the military garrison. So that actually turned the tide against Imran Khan and PTI as far as the Pakistan military is concerned, and they become totally. See, it is only a fine thin line between you targeting PTI targeting a military leadership and the entire military establishment itself. There is a very thin line. So that is where they made a major mistake. In the name of targeting the military leadership, they started targeting the military establishment. So that is where the problem started for Imran Khan. So मुझे नहीं लगता है कि PPP will emerge as a bigger party than any other the other two options that Pakistan have. Pakistan military will try to juggle between these three formations that it has to play with. मैं एक अंतिम प्रश्न आपसे पूछना चाहता था कि ये जो पश्चिमी देश हैं, खासकर अमेरिका, तो बांग्लादेश में तो उनको बड़ा कष्ट हो रहा था कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं। और आजकल उनके एक बड़ा पश्चिम ने एक बड़ी प्रसिद्ध टर्म जो है वो कॉइन की है कि बैक स्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो यानी कि जो है लोकतंत्र जो है वो एक तरीके से आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र का पारा नीचे गिर रहा है, या लोकतंत्र गड्ढे में धंस रहा है, अगर मैं बड़ी एक सीधी सादी भाषा में कहूँ तो गड्ढे में जा रहा है लोकतंत्र। तो बांग्लादेश में तो उनको लोकतंत्र गड्ढे में जाता हुआ दिखता है, जबकि वहां पर कोई आर्मी की भूमिका नहीं थी, राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही थी। और पाकिस्तान को लेकर कोई जो है कोई लग नहीं रहा कि अमेरिका को ऐसा लग रहा है कि डेमोक्रेसी बैक स्लाइडिंग ऑफ डेमोक्रेसी हो रही है। तो कोई ऐसी टिप्पणी भी नहीं आ रही है, ना ही यूरोपियन यूनियन की तरफ से कुछ ऐसा आ रहा है। तो क्या मतलब इसको इसको किस तरीके से लिया जाए? It is quite obvious, na Pakistan military being in power, whichever civilian government exists in Pakistan, it doesn't make a difference. They are hand in glove. Both the Pakistan military and the US deep state are hand in glove with each other. That has always been the case. Donald Trump was the only exception. As the president, he had the guts to go against the deep state. See, that is where they had a problem with Donald Trump, na, that हमारे agenda के खिलाफ आप जा रहे हो. So that is how they wanted him out. And आप बाकी देशों की डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग की बात कर रहे हो, अभी यूएस में क्या हो रहा है? यूएस में भी तो डेमोक्रेसी की बैकस्लाइडिंग हो रही है. हाँ, इस दे पर हम लोग स्टार्टेड एक फाइट. कार्यक्रम करेंगे विपिंद्र जी। इस पे जो है एक नहीं दो तीन कार्यक्रम, डेमोक्रेसी मतलब बैक स्लाइडिंग और डेमोक्रेसी इन यूएस जो है आप तो। देखिए, जब भारत में राहुल गांधी का डिफेमेशन केस में 2 साल का सजा हुआ था, वो इतना चिल्ला रहे थे. अभी वो व्हाट इज बाइडेन, कमला हैरिस एडमिनिस्ट्रेशन डूइंग विद डोनाल्ड ट्रम्प? They have also filed cases against him. They have also said that he has worked against the US interests and all that. So I mean, आप देखिए, ये these are all double standards that they have. Okay, तो बांग्लादेश में डेमोक्रेसी गिर गई है, बट पाकिस्तान में बहुत ऊंची स्तर पे है. ये सब चलता है. The essentially the reason is even the US wants a convenient government to run in Pakistan. Okay, they have a strategic interest in this region. वो एक अलग subject है, we can discuss it at a later stage. But short and sweet answer to it is they are happy and convenient if the Pakistan army continues to have its thumb over the civilian establishment in Pakistan. That is why they are silent about it.
तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो वैसे बड़ा फेमस अब ये पंक्ति हो चुकी है, बड़ी प्रसिद्ध हो चुकी है कि पाकिस्तान में चुनाव जो हो रहे हैं उसको आप इस नजरिए से देखिए कि पाकिस्तान की फौज जो है वो जंग कभी जीतती नहीं है और चुनाव कभी हारती नहीं है। तो सो पाकिस्तान मिलिट्री इट नो नेवर विंस अ वॉर एंड इन द इट वॉर। नेवर लूजेस एन इलेक्शन। तो हम इसके ऊपर जो है वो चर्चा समाप्त करेंगे और आगे इंडिया एंड द वर्ल्ड में जियो पॉलिटिक्स से संबंधित विषयों पर चर्चा करते रहेंगे। विपिंद्र जी, आप आए और आपने अपना समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग जल्दी नए विषय के साथ मिलेंगे। अगर आपको चर्चा अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं तो आपको नोटिफिकेशन नए वीडियोस के लगातार मिलते रहेंगे। और जल्दी मिलेंगे नए विषय के साथ। नमस्कार।